हैं जो 26 जनवरी के दिन जो अप्रत्याशित हरकतें या चीज़ें हुई वो होना नहीं चाहिए था। और अब इसकी जिम्मेवारी मुख्यतः कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी सरकार की होती है। और किसान आंदोलन से जुटे जो लीडर हैं उनकी भी जो देश के प्रति समर्पण की भावना है, ये दोनों के बीच में जो चीज़ें अंजाम दी गई वो बोलते हैं वी के आकार का बढ़ोतरी, वो अगर होता तो फिर टैक्स क्यों कम दिखाया गया है। तो कुछ भी संगतियां हैं। और साधारण तौर पे किसी भी अर्थशास्त्री से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि बजट जो है वो सप्लाई साइड के इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, न कि डिमांड साइड के। जबकि ये देखा जा रहा है, ये माना जा रहा है बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के कि भारत चाहे जो अभी स्थिति चल रही है उसमें हमको डिमांड साइड का क्राइसिस है, डिमांड साइड की। शाहबाद का नंबर 1 डिजिटल चैनल हमारा बिहार खबर भी असर भी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार न्यूज चैनल में अमित आपको बता दें कि हमारा बिहार न्यूज चैनल की खास पेशकश में अभी हमारे साथ बहुत सारे मुद्दों को लेकर आज बात करेंगे समाज सेवी इंजीनियर संजय शुक्ला। आपको बता दें कि कृषि कानून जो पारित हुआ उसको लेकर और नया जो बजट आया है उसके बाद और जो भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था और क्राइम का जो ग्राफ बनता है, इन बिंदुओं पे आज हमारे साथ विचार विमर्श करने के लिए भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इंजीनियर संजय शुक्ला। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। नहीं, थैंक यू अमित, धन्यवाद। अक्सर तो तुम्हारे साथ हमारी कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होती रहती है। और बताओ सर, जिस तरीके से देखा जाए कि किसान बिल को लेकर कहीं ना कहीं पूरे भारत में एक भय सा माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से आपने देखा कि 26 जनवरी को जिस तरह से दिल्ली में उग्र प्रदर्शन हुआ जिससे काफी लोग मर्माहत हैं। नहीं, सही आपने कहा है। जो 26 जनवरी के दिन जो अप्रत्याशित हरकतें या चीज़ें हुई वो होना नहीं चाहिए था। और अब इसकी जिम्मेवारी मुख्यतः कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी सरकार की होती है। और किसान आंदोलन से जुटे जो लीडर हैं उनकी भी जो देश के प्रति समर्पण की भावना है, ये दोनों के बीच में जो चीज़ें अंजाम दी गई वो कदापि सराहनीय। जिस तरीके से हुआ इसके लिए आप जिम्मेवार किसको देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे मानना है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है किसानों को गुमराह कर रही है, गलत रास्ते पे भटका रही है। नहीं, वो सत्तारूढ़, ये तो कोई नई बात नहीं है। जो सत्तारूढ़ पक्ष होता है वो पक्ष लेता है जो नियम कानून उसने पारित की है। लेकिन एक तृतीय पुरुष के नज़र से ये देखा जाए तो जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर की सरकार की डायरेक्ट जिम्मेवारी है। और हुआ क्यों ये तो उनको मंथन करना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए था। काहे कि कंसेंसस एक चीज़ है, सर्वसम्मति जिसको बोलते हैं। वो सर्वसम्मति से जब कोई फैसला लिया जाता है तो इस तरह का कभी भी कोई गतिविधि आनी नहीं चाहिए। वहाँ कहीं कुछ कमी हुई है। और ऑफ कोर्स कृषि जो 3 ठो कृषि कानून आया है वो काफ़ी जल्दीबाजी में आया है। और वहाँ पे कहीं या तो जल्दी करके कुछ लाभ उठाना राजनीतिक हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा कंसेंसस, थोड़ा सर्वसम्मति का जो तरीका है वहाँ कुछ कमी आई है, ये मैं समझता हूँ। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता कि आज भी देखिए लोग बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब क्रिटिसिज्म होना शुरू हुआ है, जो कि हमारे जहाँ तक देश की बात है उसके छवि पे जरूर खराब असर पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जिस तरीके से देखा जाए कि जो नया बजट सोमवार को पारित हुआ था इसमें विशेष तौर पर बिहार को क्या सौगात मिला, आप क्या कहिएगा? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि बहुत सारे लोग हैं बोल रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी
मतलब मांगी गई थी बिहार से, लेकिन कुछ पूरा नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। जिस तरीके से देखा जाए कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने की भी मांग थी, और पटना जो बिहटा एयरपोर्ट है इसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषणा की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। नहीं, ये केंद्रीय आम बजट था, और आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं तो सही में ज़्यादा कुछ बिहार को हासिल नहीं हुआ है। नहीं तो कुछ परियोजनाएं जो आप बोल रहे हैं वो नहीं हुआ, और बिहार ऐसे भी हम लोग को काफ़ी प्रगति करनी है। हम ये नहीं बोलेंगे पिछड़ा हैं, लेकिन अगर क्रमांक देखा जाए तो पूरे भारत में हम बहुत अच्छे स्तर पर नहीं है जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है। और विशिष्ट राज्य का दर्जा देने की बात बहुत दिनों से चल रही थी, उससे भी हम लोग महरूम रहे। और एक केंद्रीय बजट है, इसमें स्टेट लेवल पे कुछ एलोकेशंस हुए हैं, तो ख़ास कुछ नहीं है बिहार के लिए। और आम तौर पे आप बोलेंगे तो मैं कुछ अपने बिंदु को रखूंगा जो केंद्रीय बजट आया है। एक तो कोई भी बजट होता है, सेंट्रल बजट, वो मुख्यतः तीन चीज़ें होती हैं उसके पीछे। एक तो होता है कि भाई बजट के दूसरे दिन समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया में हेडलाइन को मैनेज करना। दूसरा पहलू होता है असरदार ढंग से उस बजट को इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वयन करना। और तीसरा होता है कि उससे जो आउटकम निकलता है, तो एटलीस्ट हेल्थ माने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और टैक्स में कोई खराब लगने वाला सरप्राइज नहीं दिया है, ये इसलिए कि हेडलाइन को मैनेज कर लेना है। लेकिन जहाँ तक कोई फिलॉसफी की बात है, जो बजट बनता है तो एक अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक की फिलॉसफी ले के बनता है, तो वहाँ पे कुछ बातें विसंगति के रूप में नज़र आती हैं। जैसे आप लीजिए कि अगर कुल कर से जो लाभ होता है, जिसको ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होता है, उसका प्रोजेक्शन जो है ये समझिए करीब 22 कुछ लाख करोड़ है। जबकि पिछले साल के टैक्स जो एस्टिमेट थे बजट के, उससे काफ़ी कम है। मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा आम व्यक्तिगत या कॉरपोरेट या पूरे राष्ट्र का आय कम होगा पिछले साल के तुलना में, और इस बार टैक्स के ऊपर कोई आप बदलाव नहीं किए हैं। इसका मतलब है हर व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय या कॉरपोरेट को आमदनी कम मिलेगी। आमदनी कम मिलेगी तो डिमांड भी, मांग भी कम होगा। दूसरी तरफ जो आप एक्सपेंडिचर खर्च की बात करते हैं, तो खर्च जो है पिछले साल के तुलना में इस साल प्रोजेक्शन जो है, जो दिखाया गया है, वो कुछ 34 कुछ करोड़ है, 34.83 लाख करोड़, जो कि एस्टिमेट जो पिछले साल का जो रिवाइज एस्टिमेट जो खर्चा हुआ है वो उसके आस ही पास है, 34.5 लाख करोड़। और हम जीडीपी के ऊपर 14.5 या 14.4% हम लिए हैं कि हम उसको एक तरह से इन्फ्लेशन टाइप के, मतलब उतना हमारी इन्फ्लेशन नहीं, उतनी हमारी जीडीपी बढ़ेगी। जबकि अभी हाल में लेटेस्ट एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उसमें 11% जीडीपी बढ़ने की बात की गई थी। तो इस हिसाब से तो करीब 35-36 लाख करोड़ खर्च दिखाना चाहिए था। तो ये भी मैक्रो लेवल पे बोलते हैं, ऊपरी नज़र से, ऊपरी नज़रिया से अगर आप देखेंगे तो निगेटिव, ऋणात्मक फाइनेंशियल स्टिमुलस पैदा करता है। दूसरी बात है फिर डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, वो भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैं, बहुत सारी पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रोड्स हैं, रेलवे है। तो इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे हम फिजिकल डिफिसिट बोलते हैं कि जो आमदनी और खर्च का अंतर को कम करेंगे। लेकिन जब आप एक करेंगे तो हमारा जो एक तरह से होता है ना कि परचेजिंग पावर लोगों का बढ़ने वाला नहीं है। तो
बड़ा ही जो एजम्पशन होता है, जो सरकार जो मान के चल रही है, और अर्थशास्त्र की जो वास्तविकता है, ये दोनों के बीच जो द्वंद्व हो रहा है, उसका जो रिजल्ट होगा वही आगे का मार्ग प्रशस्त करने वाला है हमारे आर्थिक नीति या आर्थिक स्थिति को। और ये भी सराहनीय है कि स्वास्थ्य में काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं वी के आकार का बढ़ोतरी, वो अगर होता तो फिर टैक्स क्यों कम दिखाया गया है। तो कुछ भी संगतियां हैं। और साधारण तौर पे किसी भी अर्थशास्त्री से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि बजट जो है वो सप्लाई साइड के इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, न कि डिमांड साइड के। जबकि ये देखा जा रहा है, ये माना जा रहा है बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के कि भारत चाहे जो अभी स्थिति चल रही है उसमें हमको डिमांड साइड का क्राइसिस है। डिमांड साइड की क्राइसिस को भरपाई करने के लिए डायरेक्ट ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। और जॉब क्रिएशन की बात है, ये तो मैंने कहा ना कि दूसरा जो पहलू होता है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, उसके ऊपर निर्भर करता है कि इतना ह्यूज, इतना भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है जिससे कि जॉब क्रिएट हो। युवाओं के हित में मतलब केंद्र सरकार अभी क्या सोच रही है? जिस तरीके से देखा जाए काफी युवा जो हैं मतलब काफी बेरोजगार हैं। नहीं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई है, उससे जॉब क्रिएशन का स्कोप बनता है। जैसे कि बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे तो उसको अब एक्चुअल में आप उसके लिए अब दो बातें हैं। एक देखिए, अगर एक गवर्नमेंट स्कीम सब थी, मनरेगा था, प्रधानमंत्री निवास योजना था, एक पीएम किसान योजना था, इस सब में जो एलोकेशन ना ऑलमोस्ट 40% 50% कम कर दिया गया है। वो इसलिए कम कर दिया गया है ये मानते हुए कि नहीं साहब, हमको फिजिकल डिफिसिट को कम करना है और भी आकार का कोविड-19 के बाद देश की अर्थशास्त्र वी रूप में बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है, प्रगति कर रहा है। तो जब वी रूप में प्रगति कर रहा है इसलिए हम इधर कुछ एलोकेशन, इधर जो दिया गया, जो खर्च होना चाहिए उसको कम कर दिया गया है। जब कम कर दिया गया है तो लोगों के पास, जो नीचे स्तर के लोग हैं, जो मनरेगा और पीएम निवास और पीएम प्रधानमंत्री निवास योजना, पीएम किसान योजना से जुटे थे, उनके पास तो आमदनी कम हो जाएगी, तो डिमांड कम होगा। तो ये सब चीज़ों को किस तरह से आगे आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। और अभी देखना होगा कि क्या ये बजट जो बोलते हैं ना कि डाटा के हिसाब से तो काफ़ी पुष्ट दिख रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के समय आउटकम क्या निकलता है, भाई हेडलाइन मैनेज हो। सवाल है, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण जो भारत की हमारी जो गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, इससे काफी मतलब नुकसान हुआ है और काफी लोग मरमाहत हैं। इसको कैसे सुधार किया जा सकता है? इसको मैंने पहले भी कहा था आपके इंटरैक्टिव सेशन में कि सिंपली जॉब क्रिएट करना पड़ेगा, और वो जॉब क्रिएट तभी होगा जब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए दिया गया है तो वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जॉब क्रिएशन होगा। तो अगर इस महामारी के चलते जो खर्च हुए पिछले साल भी, बहुत सारा वो चीज़ को देखेंगे तो जितना भी एस्टिमेट इस बार दिखाया गया है वो उससे कम नज़र आता है पिछले साल के खर्च के हिसाब से। तो वो कुछ और खर्च जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में दिखाया है वो सही दिशा में है, उससे हमें उम्मीद है कि कुछ जॉब क्रिएट होंगे। बट साथ ही साथ फिर आप अपना फिजिकल डिफिसिट जो होता है कि थोड़ी खर्च जो है इस सब स्थिति में सरकार बढ़ा देती है और आमदनी से ज़्यादा खर्च करती है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में फिर वो हमारा रिकवरेबल हो जाए। तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चरल में जितना प्रोजेक्शन दिखाया गया इन्वेस्टमेंट का वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट होता हो, इन ए सेंस कि जो हम अपना
अपना देश का चीज जो कि राष्ट्रीय उपक्रम है, जैसे कि बहुत सारी कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत सारे ऐसे सरकारी प्रॉपर्टी हैं, उसको भी बोला गया है कि मैं नीलाम मोनेटाइजेशन करूंगा। बहुत सारे रोड, बहुत सारे एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उससे भी आमदनी आएगा। वो दोनों का बैलेंस कैसे होता है एक्चुअल में जॉब क्रिएशन में, वो देखने की बात है। उम्मीद बहुत है, लेकिन कुछ विसंगतियां हैं इस बजट में जो कि लोगों को सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि क्या ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए कि बिहार में जो क्राइम का ग्राफ है मतलब तेजी से बढ़ रहा है, आए दिन हत्या और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने से अपराधी नहीं मुकरते हैं। कल ही देखा जाए कि बरुना पंचायत के पूरे मुखिया, जो कि नारायणपुर थाना क्षेत्र के बरुना पंचायत के पूर्व मुखिया को शौच के दौरान अपराधियों ने मतलब घर में घुस के गोली मारी। नहीं तो मैं तो आज ऐसे ही सोच रहा था, थोड़ा अकेले बैठा था तो सोच रहा था कि विधायिका के ऊपर कुछ लिखूं मैं। तो ये विधायिका का एक काम है कि कानून और व्यवस्था ठीक हो, मतलब जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जब हमारे जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है, इसका कारण मात्र एक है कि जो अभी व्यवस्था है, जो गवर्नेंस कर रही है, जो सरकार है, वो अस्थिर नहीं है, वो अपने कामों पे फोकस नहीं कर पा रही है। नियत कहीं गलत नहीं है हमारे मुख्यमंत्री जी का, लेकिन जो समीकरण से सरकार बनी है और जो समीकरण से आज विपक्ष है, वहाँ पे वो वातावरण पैदा नहीं होता है कि कानून व्यवस्था ठीक रहे। मैंने कहा था सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है क्राइम का दर। तो क्राइम अगर बढ़ता है उसी परिस्थिति के चलते, घटता है उसी परिस्थिति के चलते, क्योंकि प्रजातंत्र में विधायिका ही गवर्न करती है। अब विधायिका ही अगर फोकस नहीं होगी, जो हमारे चुने हुए नेतागण हैं, प्रतिनिधि हैं, ये अगर नहीं इस चीज को, उनका ध्यान किसी और चीज में रहेगा कि भाई कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठाया जाए, कैसे हम एक दूसरे पार्टी से मजबूत हों, तो कार्यपालिका अभी कमजोर हो जाएगी। जब विधायिका कमजोर होगी तो अंततः देखते हैं कि आजकल न्यायपालिका को हर जगह इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो विधायिका विक्षिप्त है, विषमित है और विसर्जित भी है। तो विधायिका को बहुत शुद्ध होना पड़ेगा, विधायिका को बहुत मजबूत होना पड़ेगा। ये जो अपराधियों से जो बोलते ना नेक्सस, ताना बाना, ये बहुत न्यूनतम स्तर पे आना पड़ेगा। और प्रतिभा भी हमारे विधायिका में प्रतिभा की कमी तो नहीं कहेंगे, लेकिन समर्पण की कमी हो गई है। हाँ, विषमता मतलब कि उथल पुथल नजर आता है, अस्त व्यस्त नजर आता है, होमोजीनियस नहीं होता है, हेट्रोजीनियस बोलते हैं। जैसे कि एक बालू और चीनी का मेल को हेट्रोजीनियस बोलते हैं, वहीं पानी में चीनी के घोल को होमोजीनियस बोलते हैं। तो विधायिका उस घोल की तरह हो, उस तरह हो कि होमो सघन हो। तो सघनता कम दिखाई दे रही है, कारण ये सब है। कारण ये सब है कि लोग सेल्फ इंटरेस्ट में ज्यादा हैं, न कि सोशल इंटरेस्ट में हैं। ये सुनने में खराब लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। तो वहां हमें सुधार करने की जरूरत है। और थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर से एक तो एग्जाम्पलरी होते हैं ना, एग्जाम्पलरी मतलब एक सांकेतिक 2-4 ऐसे डिसीजंस ले कि चारों तरफ ये मैसेज चल जाए कि साहब नहीं, हम गलत करेंगे तो हमें दंड मिलेगा तुरंत। तो वो सब चीज की कमी है। क्योंकि कमी कहाँ है? तो कमी संकल्प की है, कमी समर्पण की है। और वो तब है, वो इसलिए है कि हम अगर खुद सेटल्ड नहीं हैं, हम अगर खुद
स्टेबल नहीं है, अस्थिर नहीं है, तो हम अपने दिमाग से उत्पादकता हमारी कम हो जाती है। सर एक सवाल है कि जो हमारी बिहार की जो गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था है, जिस तरीके से देखा जाए कि बिहार में कोई भी अभिभावक हो अपने बच्चे को मतलब सरकारी विद्यालय में न पढ़ा के निजी विद्यालय में पढ़ाते हैं, और सरकार बहुत सारे सरकारी विद्यालयों पे पैसा भी खर्च करती है। आखिर शिक्षा व्यवस्था को मतलब कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है कि लोग निजी विद्यालय में ना जाके सरकारी विद्यालय में ही अपने बच्चे को पढ़ाएं? देखिए, शिक्षा व्यवस्था, कोई भी समाज प्रगतिशील है इसको इंगित वहाँ का शिक्षा व्यवस्था करती है, वही उसकी मापदंड होती है। और इसको कैसे सुधारा जाए, ये तो सिंपल है। विद्यालय होता है ज्ञान अर्जन के लिए, तो वहाँ ज्ञान अर्जन के सिवा और कोई काम ना हो। दूसरा, जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, शिक्षक सबल हों, शिक्षक कॉम्पिटेंट हों, शिक्षक पढ़ाने योग्य हों। तो योग्यता, मैं बता रहा हूँ, प्रतिभा को अगर नहीं देखा जाएगा, और दूसरी चीज की जो मानव संसाधन का ये बैकबोन है शिक्षा, तो मानव संसाधन का जो प्रबंधन है उसका एक मूल मंत्र है कि मेरिटोक्रेसी प्रिवेल करनी चाहिए। और मेरिटोक्रेसी यानी प्रतिभा तंत्र, और उसको कार्यान्वित, उसको रहने के लिए कि प्रतिभा तंत्र हो, आपको जीरो से ठीक करना पड़ेगा कि भाई हमारे स्कूल में बिल्डिंग ठीक है नहीं है, जो अभी बजट है, मान लीजिए बजट अभी हाल में है, जो बजट एजुकेशन पे आता है उसको सही मायने में खर्च हो, और फंडामेंटल सुधार हो, और मॉनिटरिंग तगड़ी हो। यहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं है, यहाँ पे जवाबदेही नहीं है। नहीं तो क्या कोई विद्यार्थी चाहता नहीं है कि पढ़ूं, लेकिन अगर पढ़ाने वाले सबल नहीं है, वो क्यों नहीं सबल है? अब रूट कॉज एनालिसिस देखिए साहब, एक वाई एनालिसिस होता है, आप करिए, देखिए आपको जड़, समस्या का जड़ कहाँ है, मिल जाएगा। सिंपल है, अकाउंट जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही को फिक्स करना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट के तरफ से सहायता मिलती है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हों, प्राइवेट स्कूल हो, सब कोई को मापदंड क्लियर कट देना पड़ेगा कि ये चीज़ें आप कीजिएगा। प्राइवेट स्कूल है, उनका KRA फिक्स कर दीजिए, उनका KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फिक्स कर दीजिए, और उसकी मॉनिटरिंग कीजिए। तो ये करना नहीं चाहते हैं लोग, क्योंकि भाई शुरू में जब समस्या काफ़ी और व्यवस्था काफ़ी लचर हो जाती है तो उसको सुधारने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। और कुछ बोलते हैं ना कि जो अच्छा नहीं लगता है उस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ लोगों को दंडित करना पड़ता है, कुछ लोगों को हटाना पड़ता है, कुछ लोगों को नए लोगों को लाना पड़ता है, और काफ़ी सबल या काफ़ी असरदार तरीके से हर गतिविधि का मॉनिटरिंग करना पड़ता है। शिक्षा ऐसी व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली की एक तंतु भी उसका खराब होता है, एक अंग भी, तो फिर उसका कैस्केडिंग इफेक्ट, माने उसका होता है ना, चेन रिएक्शन से इफेक्ट पड़ता है, पूरी व्यवस्था गलत हो जाती है। आप उदाहरण लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी का अगर एक कॉलेज भी गलत ढंग से चलता हो तो स्वाभाविक है उसका उदाहरण दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट देंगे, और जो नाकाम लोग हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, वो दंडित आप कर ही नहीं पाएंगे। आप व्यवस्था में गवर्नेंस ला ही नहीं पाएंगे जब तक कि जवाबदेही फिक्स नहीं होगी। और सारा KRA और KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की रिजल्ट एरिया है, सारा कुछ फिक्स कर, बोले नहीं साहब ऑलरेडी है, तो उसको अमली जामा पहनाया जाए, क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम लाया जाए हर स्कूल में, जिसको ISO बोलते हैं, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि भाई विद्यालय का उद्देश्य क्या है उसको परिभाषित करें, और वो कैसे उसको हासिल करेंगे उसे भी परिभाषित करें, और फिर हर साल उसका सर्विलियंस ऑडिट हो या
जिन्विन रिलीजियस ऑडिट हो। अगर ऑडिट में वो कुछ बेसिक मार्क्स नहीं मिलता है, उनका लाइसेंस लाते हैं। और इन्होंने काफ़ी सारी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। अगर इनकी राय आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर इनकी राय को आप जरूर दें। सहयोगी प्रियांशु के साथ मैं अमित।